हाय गाइस। आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज में क्लास 11 के सीखने जा रहे हैं वेक्टर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये फिजिक्स का मेनली बैकबोन है। ठीक है, अगर आपको वेक्टर आता है तो आप मान लीजिए कि आपको दूसरा चीज़ें आएगा। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स नहीं आएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ है, तो एक सिचुएशन में आपको एज्यूम कराना चाहूँगा। मान लीजिए ये कोई रिंग है। अब ये परफेक्टली रिंग तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए ये कोई रिंग है और ये रिंग को मैंने ऐसे पकड़ा और इस साइड से पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है। तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है, टोटल पानी कितना फ्लो हो रहा है किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। पानी का नोट कीजिएगा, पानी का डायरेक्शन जो है वो ये है और ये एरिया ऐसे है और हमें चाहिए कि कितना पानी फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। सही है, तो ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो इसका एरिया कितना है, जो कि ये मान लीजिए इसका एरिया है। क्योंकि जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतना ज्यादा इसके अंदर से पानी निकलेगा। सही है कि नहीं है, जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतना ज्यादा इसके अंदर से पानी निकलेगा। तो एक चीज हो गया इसका एरिया, जो कि एरिया का मैग्नीट्यूड, जो हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू मिलेगा। अगर ये एक कोई सर्कल है तो इसका पाई आर स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो उससे हमें ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए फ्लो तो ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसका एंगल जो है ना वो चेंज कर रहा हूं। मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज करते 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 अभी मैं ऐसा इतना ज्यादा चेंज कर लिया। तो देखिए ऊपर से ये पानी जो है पहले ऐसे जा रहा था, इधर से जा रहा था, लेकिन जब मैंने इसका एंगल ऐसे चेंज कर दिया तब पानी इसके ऊपर से चला जा रहा है। सही है, और फिर देखिए जब मैंने इसको पूरा ऐसे चेंज कर दिया तो ये पानी इसके अंदर से नहीं जा रहा है। तो कितना पानी इसके अंदर से जा रहा है, इसके दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इसका जो एरिया है, जो कि एक मैग्नीट्यूड है, उस पर डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है कि ये पानी के फ्लो के साथ किस एंगल पे मतलब इसका इंक्लिनेशन है। तो इसका डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है कि कौन सा डायरेक्शन ये बना रहा है पानी के फ्लो के साथ। तो ये जो क्वांटिटी हो गया ये एक वेक्टर हो गया। अभी और एक एग्जांपल देखिए, ये मेरा पेन है। सही है, इसका मुझे मास मेजर करना है। तो इसका मुझे जो मास मेजर करना है, तो मैंने इसको जो मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको मैंने ऐसे मेजर कर दिया, कुछ वैल्यू आया। फिर मैंने उसको ऐसे मेजर किया, कुछ वैल्यू आया। फिर मैंने उसको ऐसे मेजर किया, कुछ वैल्यू आया। क्या उस वैल्यूज में डिफरेंस आएगा? सोचिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके डायरेक्शन पे उसका मास का कोई इफेक्ट ही नहीं है। उसका जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से हम इसको मेजर कर रहे हैं, उस पे कोई उसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ये क्वांटिटी मास जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मास जो हो गया वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्टार्ट। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो तीन चीज उसके पास होना चाहिए। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला होना चाहिए उसके पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई मैथमेटिकल वैल्यू। मैथमेटिकल वैल्यू जैसे हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड, ये सब जो है, या फिर 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? एक मैथमेटिकल वैल्यू है। जैसे कि आप मान लीजिए कि लव, क्या आप लव को मैग्नीट्यूड में मेजर कर सकते हैं कि मेरा इतना लव है, इतना केजी लव है, या फिर इतना मीटर लव है? वो हम लोग नहीं कर सकते। तो वो मतलब लव जो, तो आपका लव जो हो गया वो उसका हम लोग मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता। अब डायरेक्शन क्या है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये देखिए, ये कोई पेन टाइप का है, तो ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इधर, या फिर ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है इधर, या फिर ये -x डायरेक्शन में जा रहा है नीचे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, कि एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है इसके पास, तो वो होता है डायरेक्शन। स्टार्ट।
तो स्लिंग शॉट आप सभी जानते होंगे कि स्लिंग शॉट क्या होता है। उससे हम लोग कोई पत्थर को लेते हैं, ऐसे करके उसको छोड़ देते हैं, फिर वो ऐसे चला जाता है। वो स्लिंग शॉट जो पत्थर होता है उसको छोड़ने के बाद, खींच के छोड़ने के बाद वो ऐसे चला जाता है। तो इसमें एक चीज नोटिस करने के लायक है। देखिए, जब आपने इसको खींचा तो आपने उसको इस डायरेक्शन में खींचा, तो इसका फोर्स इधर लग रहा है। इस रबर का जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, और इस रबर का जो फोर्स है वो इधर लग रहा है। सही है। लेकिन ये जो अपना बॉल है वो ना तो इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, वो तो बीच में से निकल जाता है। ये क्यों होता है? आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो पत्थर आप मारते हो वो पत्थर बीच से गुजर जाता है, लेकिन फोर्स हम लोग ऐसे लगाते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो ये जो होता है इसमें ये दो वेक्टर मिल जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलके ये एक रिजल्टेंट वेक्टर दे देता है। तो ये होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो भी ऐड हो जाता है। और एक एग्जांपल अगर हम वेक्टर का रियल लाइफ में लेना चाहते हैं तो वेक्टर एडिशन का और एक एग्जांपल आप देख सकते हो। जब आप बाइक चलाते हो तो क्या होता है, ऊपर से पानी गिर रहा है। नॉर्मली आप जब खड़ा रहोगे तो आपको लगता है कि ऊपर से पानी गिर रहा है, लेकिन जब भी आप बाइक चलाते हो तो आपको लगता है पानी सामने से आ रहा है, सामने से आके मुंह पे मार रहा है पानी। और जितना ज्यादा तेज चलाओगे बाइक, एक्सेलरेटर जितना घुमाओगे, बाइक का स्पीड जितना होगा, एक टाइम तो ऐसा होता है कि दर्द होने लगता है। छोटा छोटा पानी के बूंदे ऐसे गिरने लगता है कि दर्द हो रहा है। और उसका जो एंगल है वो आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, जिसमें आपका स्पीड और पानी का स्पीड दोनों ऐड होकर आपको रिजल्टेंट दिखाई देता है। तो अभी हम लोग देखेंगे अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली जो है वो हम लोग इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। टेल से हेड की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, मतलब इस वेक्टर का, अगर इस वेक्टर का नाम ए है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो आपको बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो एक चीज बताइए, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली ए वेक्टर बड़ा है, क्योंकि ए वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है क्योंकि उसका लेंथ छोटा है। सही है। तो अभी हम लोग और एक चीज देखेंगे कि जब हम लोग किताब में लिखते हैं तो किताब में वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली ए अगर एक वेक्टर है तो उसके ऊपर ऐसा एक सिंबल लगाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ए वेक्टर। सही है। और एक रिप्रेजेंटेशन रहता है जिसमें इसको ऐसे डार्क किया जाता है बोल्ड में। अगर आपको बोल्ड में कोई ऐसा मिलता है लेटर तो समझ लेना कि वो कोई वेक्टर है। और एक चीज देखिए, अगर आपके पास ए के बाद ऐसे मॉडुलस साइन लगाया हुआ है तो वो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसके पास डायरेक्शन है। एक वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इन दोनों के पास। लेकिन जब हम लोग इसको मॉडुलस के अंदर ले लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रहता है, उसका डायरेक्शन नहीं रहता है। तो अभी जो हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं और आई जे के कैप। हाँ, हर जगह पे आप फिजिक्स में देखोगे तो वहां पे आपको आई कैप, जे कैप, के कैप मिलेगा, तो वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो है 5। तो यहां से यहां तक हुआ 1, यहां से यहां तक हुआ 2, यहां से यहां तक हुआ 3, यहां से यहां तक हुआ 4 और यहां से यहां तक है 5। सही है। तो ये यहां तक एक मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक 2 मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक 3 मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक 4 मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक 5 मैग्नीट्यूड है। अभी इसी वेक्टर को जो 1 है,
इसी को अगर हम लोग एक्स्ट्रा करके लिखेंगे तो ये इसको हम लोग कहेंगे ए कैप। इसी लेंथ को हम लोग ए कैप कहेंगे विद डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन है वो ए के तरफ होना चाहिए। सही है। इस वेक्टर का जो ए कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए और उसका डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन में होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे ए कैप। तो ए कैप क्या होता है आपको आई होप समझ में आया। अभी हम लोग जाएंगे आई कैप, जे कैप और के कैप की ओर। तो आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जब आप क्लास 11 में जाते हो तो आपको जेड एक्सिस भी पढ़ना पड़ता है। जेड एक्सिस मतलब क्या होता है, 3D में अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए 3 एक्सिस रहता है, एक एक्स एक वाई जो आप क्लास 10 तक पढ़ते हो, और एक ऊपर की तरह एक्सिस चला जाता है जिसको मैंने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है, वो है हमारा जेड एक्सिस। तो ये हो गया हमारा, ये वाला है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाला है हमारा वाई एक्सिस, और ये वाला है हमारा ये ऊपर की तरफ जो है वो जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, समझ में आ रहा है, अगर एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम कहेंगे आई कैप। ये वाई डायरेक्शन है। इस वाई डायरेक्शन में ये जो मैं दिया मतलब मैच स्टिक लिया हूं, मैं मान रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट है। तो ये जो दियासला मतलब मैच स्टिक का जो लेंथ है वो 1 यूनिट है और ये वाई एक्सिस के तरफ है, तो इसको हम लोग कहेंगे जे कैप। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 यूनिट है और उसका डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन की तरफ, तो हम लोग इसको कहेंगे के कैप। तो आई होप कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है आपको समझ में आया होगा। तो हमने पढ़ा है कि आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है और आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। जे कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस होता है और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 यूनिट। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसमें ये एक बॉडी है, कोई मास है, यहाँ पे उस पर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और F2 जो है वो है 4 न्यूटन जो कि लग रहा है, जो 4 न्यूटन है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये इसका F नेट कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा। तो अगर हम लोग नॉर्मल समेशन करते तो 3 + 4 = 7 न्यूटन कह देते, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये कोई आम क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो तो हम लोग मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन को कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो ए और बी अगर 2 वेक्टर है और उसको हमें करना है एडिशन, उसके लिए ये ए और बी ऐड करके हमें आर वेक्टर मिलता है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √(a² + b² + 2ab cos थीटा। ये होता है हमारा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोग बार बार यूज करेंगे, हर जगह पे यूज करेंगे, इसको प्लीज याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये cos थीटा क्या होता है, ये जानने का चीज है। तो ए और बी जो वेक्टर है उन दोनों के बीच में कोई एंगल रहेगा। तो देखिए ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, ये ए हो गया और बी हो गया, तो ये जो एंगल है उन दोनों के बीच में ये हो जाएगा थीटा। इस वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, a² √a² मतलब 4² प्लस b² मतलब 3² प्लस 2ab मतलब 2 × 3 × 4 cos थीटा, cos ऑफ 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा √16,925 माइनस cos 180 डिग्री होता है -1, 12 × 2 24, तो ये हो जाएगा √1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। ये हम लोग देखिए फॉर्मूले से किए हैं।
आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल करेगा, तो 4 - 3 जो है वो इसका 1 न्यूटन हो जाएगा, और डायरेक्शन होगा ये वाला डायरेक्शन, क्योंकि 4 न्यूटन 3 न्यूटन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन का 3 न्यूटन को वो कैंसिल करके अपना 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में दे देगा। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा √A² प्लस B² प्लस 2AB cos ऑफ 120 डिग्री। सही है, लेकिन ये गलत है। और एक चीज आप लोगों को डाउट आ सकता है कि ये ए क्या है। ए जो है ना वो मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, ए बी यहाँ पे अंदर में जो ले रहे हैं वो हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 आई कैप है तो हम लोग इस आई कैप को नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 5 को हम लोग यहाँ पे लेंगे। सही है, तो ये गलत क्यों है, क्योंकि देखिए जब हम लोग ये एंगल ले रहे हैं तब हम लोगों को ये चीज ख्याल में रखना है कि इसका एंड और इसका एंड, दो वेक्टर का जो एंड पॉइंट है, टेल पॉइंट है, वो मीट होना चाहिए। तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे लगा दीजिए। जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी दोनों का टेल मैच हो रहा है, ये बी वेक्टर है, अभी इन दोनों का टेल जो है वो मैच हो रहा है। तो ये अगर ऐसा रहता तो यहाँ पे देखिए ये टोटल एंगल है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 है, यहां से यहां तक 120 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग राइट आंसर के लिए cos 60 डिग्री होना चाहिए, A² प्लस B² प्लस 2AB cos 60 डिग्री। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि दो वेक्टर का टेल पॉइंट्स सेम होना चाहिए जब आप लोग रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर निकाल रहे हो। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर है तो उन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये हो जाएगा उनका रिजल्टेंट। तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक वेक्टर है और उसका हम कंपोनेंट निकाल ले, मतलब वो किस किस वेक्टर से बना है वो हम लोग निकाले। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि ये वेक्टर है R, ठीक है, तो इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे, दो एक्सिस में बांटेंगे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, कि कौन सा कंपोनेंट मिलके ये आर वेक्टर बन सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साइड में जो है इसको हम लोग मान लेंगे थीटा। तो अभी एक चीज देखिए, ये यहां तक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है यहां तक वो है ए, ये जो वेक्टर है वो है बी। तो देखिए ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो ये हो गया हमारा बी। तो हमारा cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल हैव कॉल्ड बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये हो गया हमारा बेस, मतलब a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि है r। तो a जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा r cos थीटा। सिमिलरली अभी हम लोग इस ट्राइंगल में देखेंगे, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और ये लेंथ हो जाएगा a, ये भी a हो जाएगा ऊपर में। क्यों a होगा, क्योंकि ये और ये ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल है। तो अभी देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस, ये वाला b, तो b डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब r, तो r, तो b इज इक्वल टू r साइन थीटा। मिल गया हम लोगों को, मतलब अगर एक वेक्टर r है जो कि x एक्सिस के साथ, r वेक्टर जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस वेक्टर का x एक्सिस में कंपोनेंट आ जाएगा r cos थीटा, और y एक्सिस में उसका कंपोनेंट आ जाएगा r sin थीटा।
इसका हम लोग इतना यूज करेंगे कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो इसको प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। तो बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि करंट जो है उसके पास तो डायरेक्शन है। हाँ बिल्कुल डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव से बिल्कुल ऐसे घूम के डायरेक्ट निगेटिव में जाता है, लेकिन वो वेक्टर क्यों नहीं है? तो हमने अभी एक चीज पढ़ा था, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? दो वेक्टर के बीच के एंगल में। तो अभी देखिए ये वाला जो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर होता, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, तो ये एंगल जो है यहाँ पे थीटा है, इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे, इस थीटा को इंक्रीज कर देंगे, अच्छे से देखिएगा, ये आई है जो कि दो भाग में भाग हो रहा है, I1 और I2, बीच का एंगल को मैं मान रहा हूँ थीटा। और इसको अगर हम लोग इसका थीटा जो है इसको मतलब ज्यादा इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पे करंट में कोई चेंज आएगा क्या? सोचिए, उसका करंट किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज और रेसिस्टेंस पे। अगर इस एंगल को हम बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज में और रेसिस्टेंस में इस सर्किट में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर इस सर्किट में वो चेंज नहीं आएगा तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी वजह से करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी करंट एक वेक्टर नहीं होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे बताइए कोई डाउट होगा आपको तो। थैंक यू।